हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी। आज हम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का जो हमारा 6 सेमेस्टर है, उसका एक सब्जेक्ट है रिवर इंजीनियरिंग। उसकी यूनिट नंबर 3 के बारे में हम लोग आज स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है रिवर इंजीनियरिंग, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपका। तो इस सब्जेक्ट में हमारी टोटल 5 यूनिट है। पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू रिवर मॉर्फोलॉजी। सेकंड है रिवर बिहेवियर एंड हाइड्रोलिक ज्योमेट्री। थर्ड है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस इन एंड रिवर रिस्टोरेशन। यूनिट नंबर 4 है बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स एंड डेटा एनालिसिस। एंड यूनिट नंबर 5 है रिवर ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्शन वर्क्स। प्रत्येक यूनिट से 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा पेपर होता है वो 70 मार्क्स का बनता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपसे बात की थी यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो मैंने आपसे रिवर मॉर्फोलॉजी के बारे में बड़े ही डिटेल में और बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया था कि रिवर मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड में मैंने आपसे डिस्कस किया था रिवर के बिहेवियर के बारे में और उसकी ज्योमेट्री के बारे में कि किस प्रकार रिवर का बिहेवियर होता है, किस प्रकार जो उसमें चैनल बनते हैं, किस प्रकार उसकी ज्योमेट्री होती है। अब मैं बात करूंगा आपसे सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की और रिवर रिस्टोरेशन की। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो यूनिट्स होती हैं उसको इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि एक यूनिट उससे पहले वाली यूनिट से जुड़ी हुई होती है। तो ये जो यूनिट नंबर 3 है, तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा रिवर रिस्टोरेशन की। रिवर रिस्टोरेशन यानी कि आप यदि इंग्लिश वर्ड सुनते हैं तो थोड़ा सा आपको अजीब लगता है, और यदि मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा तो इसका मतलब होता है जो रिवर्स होती है उनका पुनरुद्धार किस प्रकार किया जाता है। ठीक है। और उस पर जो आपके जो सोसाइटी के जो लोग हैं, ठीक है, आपके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, तो उनका उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी बातों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारी ये यूनिट है और इस यूनिट से भी प्रीवियस ईयर्स में काफी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। और इस यूनिट से आप ये मानकर चलिए कि 95% क्वेश्चन आपके थ्योरी के ही आने वाले हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स एक या दो थे जो मैं आपको यूनिट सेकंड में बता चुका हूँ। तो यदि मैं क्वेश्चन बात करूँ तो क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ एल्यूविलर रिवर्स। ये क्वेश्चन आपका 2016, 17, 18, 22, 23 और अपकमिंग जो सेमेस्टर आपका आने वाला जो सेमेस्टर है इसमें भी आने की इसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज रिवर रिस्टोरेशन, क्या होता है आपका। ये क्वेश्चन भी हमारा 2013, 14, 17, 18, 20, 21 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन रिवर, या स्ट्रीम भी बोल सकते हैं इसे, स्ट्रीम रिस्टोरेशन। ये क्वेश्चन भी 2013, 14, 17, 18, 20, 21 और 25, 26 में भी आने की इसकी संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस द एथिक्स ऑफ रिवर रिस्टोरेशन। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका 2014, 15, 18, 19 में पूछा गया है।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो लास्ट बचता है इसका कि व्हाट इज स्ट्रीम रिस्टोरेशन। अच्छा, यहाँ पर जो एक वर्ड है मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रीम और जो ये रिवर है, ये दोनों सिनोनिम्स नियम्स हैं आपके। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में वो रिवर रिस्टोरेशन पूछता है, तो कभी कभी क्वेश्चन में स्ट्रीम रिस्टोरेशन की बात करता है, तो दोनों ही वर्ड्स ये एक ही है। ठीक है, तो इनका आंसर भी सेम ही होगा। तो इस वर्ड्स को लेकर ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन भी आपका 2013, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 और ये जो आपका अपकमिंग सेमेस्टर है इसमें भी इसके आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा सिलेबस के बारे में। तो जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस एंड रिवर रिस्टोरेशन, तो यदि हमें इसके सिलेबस की चर्चा करें तो इस सिलेबस को इसको हम देखना चाहेंगे स्क्रीन पर बड़े ध्यान से। तो इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा वो है मैकेनिक्स ऑफ एलुवियल रिवर्स एंड रिस्टोरेशन, देन इंट्रोडक्शन टू रिवर रिस्टोरेशन स्ट्रक्चर्स, देन सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ethics in stream restoration, case study of successful river restoration projects। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पहला टॉपिक होगा इसका, उसमें हम करेंगे कि हमारी एलिल रिवर्स होती हैं। ठीक है, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या उसकी कार्यविधि होती है, और देन जो रिवर रिस्टोरेशन होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, और उसका जो लोग जो उसका उपयोग करते हैं, इंडस्ट्री के लिए करें, पानी पीने के लिए यूज करते हैं, दूसरे अदर्स के लिए, जो उसका सोशल जो इम्पेक्ट पड़ता है रिवर पर। ठीक है, उसका क्या क्या प्रभाव होता है, क्या क्या इम्पेक्ट पड़ता है आपका, इन सभी बातों की चर्चा हम डिटेल में चलकर करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो यूनिट है या कोई टॉपिक होता है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम 3 WH पे बात करते हैं। तो 3 WH का मतलब क्या है कि व्हाट, व्हाई एंड वेयर। तो व्हाट में हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट, जो यूनिट, जो टॉपिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि वो एक्चुअल में होता क्या है। देन कि वो सब्जेक्ट, वो जो टॉपिक है उसकी हमें स्टडी क्यों करें, मतलब उसका हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, मिलने वाला है। एंड देन लास्ट में बात करते हैं उसकी एप्लीकेशंस की, इसको पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद इसकी कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं, हम पहले क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस इन एंड रिवर रिस्टोरेशन। तो सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर ध्यान देंगे और जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ उसको भी बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से याद नहीं होती, इसको समझना पड़ता है। उनके जो वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग जानने की हम लोग को कोशिश करनी पड़ती है कि वो चीजें एक्चुअल में है क्या। तो उसको उस समय याद करना आसान हो जाता है जब उनका मीनिंग हमें पता लग जाए। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें 2 शब्दों से आपका मिलकर बना है, एक है सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंसेस और दूसरा रिवर रिस्टोरेशन। तो सोशियो कल्चर जो इन्फ्लुएंसेस होता है और जो रिवर रिस्टोरेशन है, ठीक है, तो रिवर रिस्टोरेशन का मतलब ये हुआ कि जो नदियां हैं हमारी, ठीक है, इससे पहले मैंने यूनिट में मैंने आपको बताया था कि जब नदियां आपकी पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़ती हैं, तो वो विभिन्न बिंदुओं से होती हुई, विभिन्न जगहों से होती हुई आगे की तरफ बढ़ती हुई जब समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो वो जब लोगों की कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी जो क्वालिटीज है उस पर पूरी क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है।
आपने देखा हो कि वर्तमान समय में जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हैं तो इनका जो वेस्ट वाटर होता है आपका, ठीक है, तो जब वो वेस्ट वाटर किसी नदी में जाता है तो नदी में जाने के कारण उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है। आप लोग भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट भी जगह जगह अभियान चलाती है। नमामि भारत गंगे अभियान था जो पिछले 2-3 सालों से काम कर रहा है आपका। ठीक है, तो उसका मोटिव ये है कि जो जीव जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका अस्तित्व भी बना रहे और जो वाटर की जो क्वालिटी है वो खराब भी ना हो। इसके लिए गवर्नमेंट हर साल अपने प्रोजेक्ट पास करती रहती है नदी को साफ कराने के लिए। और सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंस का मैंने आपको बताया दिया कि जो भी एक्टिविटी आज की डेट में चल रही है, इंडस्ट्री की जो भी एक्टिविटी है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जो वाटर है नदियों का वो खराब हो रहा है। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्रभाव पड़ रहा है आपका। जितने भी नदियों में रहने वाले जीव हैं, जैसे कि आपकी फिश होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो समुद्र में रहने वाले भी जो फिश हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि पानी की क्वालिटी खराब होने के कारण उनकी डेथ हो रही है। ठीक है ना, जो जातियां भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनका अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ही कि उनको कैसे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए, उस पर नेगेटिव इफेक्ट कम से कम हो। तो ये हमारा होता है सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंस एंड रिवर रिस्टोरेशन, कि उसकी डिजाइनिंग हम किस प्रकार से करें ताकि उस पर किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना हो। और जो पानी की जो क्वालिटी है, चाहे हम उसकी केमिकल की बात करें, फिजिकल क्वालिटी की बात करें या बायोलॉजिकल क्वालिटी की बात करें, वो उसकी मेंटेन रहनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो रिवर रिस्टोरेशन होता है उस पर जो मनुष्य जाति होती है, जो सोशल वेल बींग होते हैं, उनका क्या क्या इम्पेक्ट पड़ता है, इसकी हम डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात करता हूँ आपको सोशल बेनिफिट्स। तो सोशल बेनिफिट्स का मतलब होता है कि यदि आपके पानी की क्वालिटी, जो नदियां हैं उनके पानी की क्वालिटी अच्छी है, तो उससे क्या होगा कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको एक अच्छा जो वाटर है यूज करने के लिए वो मिल सकता है। ठीक है, पब्लिक को उससे फायदा होगा लॉन्ग टाइम के लिए। जो उसमें समुद्री जीव जंतु होते हैं उनका अस्तित्व बना रहेगा। कम्युनिटी यदि इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो अ, जो रिवर रिस्टोरेशन करने के लिए, रिवर रिस्टोरेशन का मैं आपको हिंदी में मीनिंग बताना चाहूंगा। इसका मीनिंग होता है कि किसी नदी का पुनरुद्धार करना। मतलब नदियां जो प्राचीन टाइम से चली आ रही हैं उसमें कुछ ना कुछ उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसकी पानी की क्वालिटी में कुछ ना कुछ आज की डेट में खराबी आ गई है, तो उसको हमें सुधार करना, उसमें इम्प्रूव करना है। तो उसे ही रिवर रिस्टोरेशन कहा जाता है। तो मैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा था। तो रिवर रिस्टोरेशन करने के लिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जितने भी आसपास के क्षेत्र के वहाँ के रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उसकी प्लानिंग में वो अपना सहयोग दे सकते हैं, उसकी साफ सफाई में, उसकी स्वच्छता में, और जो भी वहाँ पर हेल्प पड़ती है उससे कर सकते हैं। तो उससे बोलते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो नदियां होती है हमारी, उनको स्वच्छ बनाने में ही सभी लोगों का पूर्ण सहयोग होता है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के कार्य करने से कोई भी कार्य संभव नहीं होता। तो एक टीम वर्क होना चाहिए। यदि मैं सोशल इक्विटी की बात करूं, ठीक है, तो सोशल इक्विटी का मतलब होता है कि यानी कि एक प्रकार से एक समानता का व्यवहार। मतलब कि ये होता है कि जब नदियां आपकी साफ और स्वच्छ रहेंगी तो जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उन्हें एक फ्रेश वाटर मिल पाएगा अपना अस्तित्व बचाने के लिए। ठीक है, एक हेल्थी रिवर होगी तो उससे इकोसिस्टम भी आपका सही रहेगा। ठीक है, जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं या आसपास में रहने वाले जो जीव जंतु व्यक्ति होंगे, उन्हें एक स्वच्छ पानी मिल पाएगा ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें।
मिटिगेटिंग रिस्क एंड कॉस्ट की यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि रिवर रिस्टोरेशन करने से आपके जो कॉस्ट होता है, ठीक है, तो कॉस्ट आपकी क्या होती है, वो कम आने लगती है, रिस्क कम हो जाते हैं आपके। रिस्क का मतलब कि जैसे मान लीजिए कहीं पे आपने देखा होगा कहीं पर चैनल की प्रॉपर सुविधा नहीं है तो वहां पर बाढ़ आने की संभावनाएं आपकी ज्यादा है। और यदि चैनल आपका बना हुआ है, बाढ़ आने की संभावनाएं भी कम होगी और उससे जनमाल की जो हानि होगी वो भी कम से कम होगी। तो कॉस्ट और रिस्क से दोनों पर आपका इफेक्ट पड़ता है। यदि मैं एग्जांपल्स की बात करूं, सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसके किस प्रकार के आपके एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसके बड़े ही अच्छे एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो जैसे कि इसमें स्क्रीन पर मेंशन किया गया है, इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल फिशिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, आपने देखा होगा कि प्राचीन टाइम में जो फिशिंग की जाती थी तो उसमें किसी भी प्रकार की, उस तालाब में, उस नदी में किसी भी प्रकार की कोई भी बाउंड्री वगैरह नहीं होती थी, जिसके कारण जब बाढ़ वगैरह आती थी तो जो फिश होती थी वो बह जाती थी, उसमें किसी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी थी नहीं आपका। लेकिन आज की डेट में क्या कि चैनल बनाए गए हैं, बाउंड्री को आपका पक्का किया गया है। रिवर को रिस्टोर करने का मतलब है उसको एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा देने से क्या हुआ कि अब उसका जो मछली पालन है वो पहले से दुगना हुआ है। ठीक है, और जो वहाँ पे सिक्योरिटी होती है वो भी बड़ी है। यदि रिक्रिएशन एक्सेस की यदि मैं आप तो इसका मतलब ये होता है कि जो नदियां होती हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि छोटे छोटे वहां पार्क बना दिए गए हैं। ठीक है, मंदिर बना दिए गए हैं, जिसके कारण जैसे आप हरिद्वार में चले जाइए तो वहाँ नदियों के आसपास बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े पार्क्स बनाए गए ताकि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उससे क्या होता है, उससे एक गवर्नमेंट के लिए या वहाँ के रहने वाले पब्लिक के लिए इनकम का एक स्रोत भी बन जाता है आपका। कल्चरल यदि हेरिटेज की मैं आपसे बात करूं तो कल्चरल हेरिटेज का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे हिस्टोरिकल ब्रिजेस होते हैं आपके, ठीक है, रिवर बैंक्स होते हैं आपके, तो रिवर रिस्टोरेशन करने से मतलब उसको एक लुक देने से तो इनका क्या होता है, इन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इन्हें देखने के लिए इनमें कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी होती है उनमें। ठीक है, तो उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं आपके। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। हिस्टोरिकल लैंडमार्क, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि जो रिवर रिस्टोरेशन है, ठीक है, रिवर रिस्टोरेशन करने से एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क बन जाता है। उसका कारण यही है कि जब किसी देश में सड़कें और वहाँ की नदियाँ साफ और स्वच्छ होती हैं तो वो देश, क्योंकि वहाँ पब्लिक के साथ साथ जो जल में रहने वाले भी जीव जंतु हैं वे भी हर तरीके सेफ होते हैं। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि जो सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है और रिवर रिस्टोरेशन है उसकी हम लोग स्टडी क्यों करें। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक जो होता है उसकी स्टडी करने के पीछे कोई ना कोई उसका मोटिव होता है। तो मैं आपसे ये बताने की कोशिश करूंगा इन बिंदुओं के माध्यम से। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया कि इम्प्रूव्ड कम्युनिटी एंगेजमेंट, तो मैंने आपको बताया कि जो रिवर होती है तो रिवर की जब डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है, या उससे कोई रिस्टोर करने के लिए जो भी प्लानिंग की जाती है तो वहाँ के जो आसपास के रहने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनका उसमें पूरी तरीके से सहयोग लिया जाता है। ठीक है, उन्हें इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है क्योंकि बनने के बाद आगे की जो सुरक्षा का जो दायित्व होता है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का होता है।
एनहेंस सस्टेनेबिलिटी की यदि मैं आपसे बात करूं, तो एनहेंस सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपके प्राचीन पुराने समय से मछली पालन होता था तो उसमें नुकसान होता था आपका, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होता था, जिसके कारण फ्लड आने पे जो मछलियां होती थी वो नदियों से तालाबों से आपकी बह जाती थी, जिसके कारण जो मछली पालन करते थे उन्हें काफी बड़ा नुकसान होता था। लेकिन रिवर रिस्टोरेशन होने से जो मछली पालन हुआ उसके दोगुना हुआ है, ठीक है, उसमें नुकसान कम, प्रॉफिट आपका ज्यादा हुआ है, ज्यादा हो रहा है आपका। इसे बोलते हैं एनहेंस सस्टेनेबिलिटी। ये जो सस्टेनेबिलिटी उसको किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से उसको एनहेंस किया जा सकता है। देन यदि मैं आपसे बात करूं मोर इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो जो रिवर रिस्टोरेशन होता है, ठीक है, या जो सोशल पब्लिक होती है, आपकी जो पब्लिक होती है, ठीक है, तो उसको एक इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर पाते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको आज की डेट में देखने को मिलता है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज की यदि मैं आपसे बात करूं, तो जितने भी हमारी जो हिस्टोरिकल लैंड्स हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने में रिवर रिस्टोरेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आगरा चली जाइए, तो आगरा का जो ताजमहल बना हुआ है तो उसके आसपास वो आपके यमुना नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो उसे बनाने से पहले आपने देखा हो कि उस समय रिवर रिस्टोरेशन किया गया था, क्योंकि उसकी डिजाइनिंग जो है इस प्रकार की गई थी ताकि उस इमारत पर नदी के बहने से किसी प्रकार का वहां पे कटाव ना हो, किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो आप देख सकते हो कि इतना समय बीत चुका है, अभी तक वहां पर उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है, जो कल्चरल आपकी हेरिटेज होती है, ठीक है, जो आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, ठीक है, तो उनको काफी समय पहले डिजाइन करने से पहले भी रिवर रिस्टोरेशन की व्यवस्था वहां पर की गई थी। यदि मैं आपसे बात करूं सोशल इक्विटी की, तो सोशल इक्विटीज का मतलब होता है कि जो आपका प्रोजेक्ट्स जो बनाए गए हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने के समय ये डिसाइड किया जाता है कि जब रिवर को रिस्टोर किया जाएगा, ठीक है, तो वहां पर जो आपकी उसे यूज करने वाली जो पब्लिक होती है उसका किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट वहां पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितना भी इंडस्ट्रियलाइज्ड होता जा रहा है देश आपका, उससे जो नदियों का जो पानी है वो ज्यादा से ज्यादा पोल्यूट, गंदा होता जा रहा है, और जिसको साफ करने में गवर्नमेंट को एक भारी भरकम अमाउंट यूज हर साल करना पड़ता है। और आप यदि प्रैक्टिकली देखें तो साफ सफाई कम हो रही है उसकी, जिसके कारण जो उस पानी में जो रहने वाली जो जीव है उनका अस्तित्व भी खतरे में आपका आ गया है। अब यदि मैं आपसे एप्लीकेशंस की बात करूं इसकी, तो इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस बताई गई हैं, जैसे कि कुछ मैं जो है आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर, जैसे कि स्क्रीन पर मेंशन किया है मैंने, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ द गंगा रिवर इन लोकल ट्रेडिशन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो इसका एक उदाहरण हो सकता है आपका रिवर जो गंगा है, तो गंगा को एक रिवर साइट भी, रिलीजियस साइट भी है आपकी, ठीक है, काफी मान्यता है भारत में इसकी, पूजा भी की जाती है। कहते हैं कि गंगा जल का जो पानी है वो साल भर कभी खराब नहीं होता, लेकिन वर्तमान समय में यदि देखें तो उसका भी जल जो है वो दूषित होता जा रहा है। क्योंकि दूषित होने की संभावनाएं कहाँ से आ रही हैं, ये सब जितनी भी इंडस्ट्री हो रही है बड़ी बड़ी, सबका जो दूषित पानी सब गंगा जी में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण वो अधिक से अधिक दूषित होती जा रही है। इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिवर रिस्टोरेशन ऑन लाइवलीहुड एंड सोशल डायनेमिक इन फिशिंग कम्युनिटीज, तो फिशिंग का जो मार्केट है, फिशिंग जो की जाती है वो आप जानते हो या तो तालाबों में की जाती है, रिवर में की जाती है। तो रिवर रिस्टोरेशन करने से क्या फायदा हुआ कि जो फिशिंग का जो मार्केट है, ठीक है, वो बढ़ गया आपका,
उसमें काफी मुनाफा लोगों को हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि पहले उसमें ज्यादा लोग रिवर चैनल बना के कारण की बाउंड्री करने के कारण जो अब फायदा हुआ है, उससे उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ी है, प्रॉफिट दोनों बढ़ा है अपना। एनालाइजिंग द रोल ऑफ द रिवर इन रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। तो इसमें आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था, जो गंगा होती है, गंगा को एक पवित्र स्थान माना गया है रिलीजियस के तौर पर। ठीक है, तो वहां पर वहाँ टूरिज्म भी बढ़ रहा है आपका। ठीक है, तो टूरिज्म के साथ साथ क्या होता है, तो वहां से क्या होता है कि गवर्नमेंट को कुछ इनकम भी होती है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें की व्यवसाय के तौर पर इनकम का एक साधन भी वो बन जाता है। तो इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑन वाटर क्वालिटी एक्सेस। ठीक है, तो रिस्टोरेशन करने से सबसे बड़ा मोटिव ये रखा जाता है कि जो वाटर की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाए, उसको स्वच्छ किया जाए पानी को, ताकि उसे यूज करने वाले जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से पीड़ित ना हो, और जो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका भी जो अस्तित्व है वो खतरे में ना आए। आपसे बात करना चाहूंगा अपना जो सब्जेक्ट का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैकेनिक्स ऑफ एल्यूवियल रिवर्स। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो एल्यूवियल रिवर्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो एल्यूवियल रिवर्स के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली यूनिट में भी बताया था। तो एल्यूवियल रिवर्स वे रिवर्स होती है, वे रिवर्स होती हैं। ठीक है, तो जितने भी मैदानी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो जब आपकी नदी पहाड़ी क्षेत्रों से होती आपके मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर वगैरह लेकर आती हैं, और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है आपकी। ठीक है, तो वे आपकी एल्यूवियल रिवर्स होती हैं आपकी, जिसमें एल्यूवियल की मात्रा आपकी सबसे अधिक होती है आपकी। और इसमें जो, यदि मैं इसकी आकृति बताऊं कि ये आपकी मेंडरिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है, और आपकी ब्रेडिंग फॉर्म में भी आपकी हो सकती है। और ये एक बहुत मात्रा में आपका जो सेडिमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बालू या चिकनी मिट्टी या कंकड़ पत्थर होते हैं, उनकी बहुत सारी मात्रा को आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसपोर्ट करने का भी ये कार्य करती है। ठीक है, डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, ये एक फ्लड प्लेन है, और ये ऐसे करके मेंडरिंग फॉर्म इस प्रकार से बह रहा है आपका। और जैसे कि आप ये दूसरे फिगर में देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, सोइल है आपका, जो कि नदी द्वारा आपकी लाई गई है। यदि मैं रिवर रिवर रिस्टोरेशन की बात करूं या स्ट्रीम रिस्टोरेशन की बात करूं, तो दोनों ही सिनोनियम्स ही हैं आपके, और दोनों का एक ही आंसर होता है आपका। तो इसको भी मैं आपको बड़े ही आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। तो स्ट्रीम रिस्टोरेशन की बात करें या रिवर रिस्टोरेशन की यदि बात करें, इसका मतलब ये होता है कि जो पानी रिवर का जो गंदा हो गया है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक विधि होती है कि जिसके माध्यम से जो आपकी नदियों का जो पानी होता है उसकी फिजिकल यानी कि भौतिक, केमिकल यानी कि रासायनिक, बायोलॉजिकल जो क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, क्योंकि आप आज की डेट में देख रहे हैं जितने भी इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं उनका जो वेस्ट वाटर वाटर होता है वो नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण नदियों का जो पानी है वो गंदा होता जा रहा है। उससे तमाम तरह की जो बीमारियां पैदा हो रही हैं आपकी, जितने भी नदियों में रहने वाले जीव जंतु उनका अस्तित्व भी खतरे में आ गया है, और जितने भी लोग उस पानी का यूज कर रहे हैं वो भी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। तो रिवर स्टेशन क्या होता है, एक प्रकार की विधि होती है जिसके माध्यम से जो नदियों का जो जल होता है उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल क्वालिटीज को इम्प्रूव किया जाता है। ये होता है आपका रिवर रिस्टोरेशन। ठीक है, और इसमें और भी चीजें होती हैं। इसमें आपका जो बैंक होता है, बैंक बोले तो जो नदियों के किनारे होते हैं, ठीक है, और फ्लड प्लेन होते हैं, या
उसमें रहने वाले जीव जंतु के जो हैबिटेट्स होते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि जो हैबिटेट्स होते हैं उनको, उन पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इस बात का भी इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है आपका। तो जैसे कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये फिगर है रिस्टोरेशन होते हैं, और जब उद्धार किया गया है कि इसके आसपास पेड़ लगाए गए, ठीक है, इसमें साइड में तीन पत्थर लगाए गए ताकि जो कटाव है वो कम से कम हो। नदियों में पत्थर डाले गए बड़े बड़े बोल्डर, ताकि जो ये मिट्टी में आने वाले कचरे को रोक सके। तो पानी आपका क्या हुआ, फिल्टर भी हुआ, ठीक है, पानी स्वच्छ हुआ, तो उससे क्या, जंगल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनको एक फ्रेश पानी वहां पर मिल पाए पीने के लिए, ठीक है। मिट्टी का कटाव कम से कम हुआ, तो ये होता है आपका रिस्टोरेशन। ठीक है, तो दोनों में आप देख सकते हो कि कितना अंतर है और कौन ज्यादा बेटर है। तो इसको भी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि मैं इसके की एस्पेक्ट्स की बात करूं, कि इसके कुछ महत्वपूर्ण, यदि मैं बिंदु की आपसे बात करूं, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी मैंने आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दिए गए हैं। रिस्टोरिंग नेचुरल प्रोसेस, मतलब जो रिस्टोरेशन होता है वो आपका बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जाती, ये अपने आप ही होता है आपका, ठीक है। एक नेचुरल साइकिल होता है आपका। इससे वाटर की जो क्वालिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नदियों के आसपास जब आप पेड़ पौधे लगाते हो, तो उससे मिट्टी का कटाव होता है, जिसके कारण पानी गंदा कम होता है आपका, ठीक है ना। वायु प्रदूषण है तो वो भी कम होता है आपका, और पानी की जो क्वालिटी थी वो भी सही होती है आपकी। एनहेंसिंग हैबिटेट, जो नदी में रहने वाले फिश हैं या जो भी जीव जंतु होते हैं, उनके लिए एक, जो उनका रहने का जो स्थान है, ठीक है, वो उसमें वो इम्प्रूव हो जाता है, उन्हें रहने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। रिकनेक्टिंग फ्लड प्लेन्स, जो कि स्क्रीन पर मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब है कि जितने भी फ्लड प्लेन्स होते हैं आपके, जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना होती है, उनको नदियों से रिकनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जिससे होता क्या है कि जनमान की जो हानि होती है वो कम होती है आपकी, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, पानी की मात्रा नदी में ज्यादा होगी तो ग्राउंड वाटर ज्यादा रिचार्ज होगा आपका। स्टेबलाइजिंग स्ट्रीम बेड्स एंड बैंक्स, मतलब यदि आप नदियों के किनारे पेड़ पौधे लगाते हैं, तो जितने भी नदियों के किनारे हैं उनमें किसी भी प्रकार का इरोजन होगा, और यदि होगा तो बहुत कम उसकी मात्रा में होगा, ठीक है। इम्प्रूव सरफेसिस की यदि मैं बात करूं, तो इसका मतलब है कि जितना भी शहरीकरण हो रहा है, अर्बेनाइजेशन हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो रिवर होगी उसकी हेल्थ पर किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यदि आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। यदि मैं रिवर रिस्टोरेशन या स्ट्रीम रिस्टोरेशन टेक्निक्स की बात करूं, जो कि एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो इन्हें मैं आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला इसमें बैंक स्टेबलाइजेशन, मतलब कि जो रिवर्स नदियां होती हैं उनके किनारे आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों का इम्प्लांट करना है, ताकि वहां से मिट्टी का कटाव कम से कम हो। वेजिटेशन प्लांटिंग, सेम वही चीज है मैंने आपको बताई है, ठीक है। प्लांटिंग करने से क्या होगा कि मिट्टी का कटाव कम होगा, जिससे जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है, उनका जो एक निवास स्थान है वो सेफ रहेगा। फ्लड प्लेन रिकनेक्शन, जितना भी फ्लड जिन क्षेत्रों में आने की संभावनाएं हैं, उनको एक चैनल के माध्यम से रिवर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे होता क्या है कि जितना भी पानी होगा वो सब का सब रिवर में चला जाएगा, ठीक है। तो उससे दूसरा फायदा ये भी होगा कि बाढ़ आने से जो आपके जनमान की जो हानि होती है वो कम से कम होगी। इन स्ट्रीम स्ट्रक्चर के लिए बताऊं, तो मैंने आपको फिगर में दिखाया है। इन स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे मान लिया कि आपने ब्रिज बनाया है, ठीक है, तो रिवर के वेग पर किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उसका, ठीक है। हैबिटेट्स खत्म नहीं होना चाहिए। लो टेक स्ट्रक्चर, तो लो टेक स्ट्रक्चर में क्या हुआ आपका, आप इस प्रकार से यहाँ पर पत्थर लगा सकते हैं नीचे पानी के अंदर, ठीक है।
तो पानी अंडर ग्रेविटी फ्लो होता रहेगा आपका, ठीक है, मिट्टी का कटाव कम होगा बॉटम से आपका। और इससे क्या होगा कि दोनों तरफ पेड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं आपका, ठीक है। इससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहां पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको इस वाले डायग्राम में भी दिखाया है, इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर रिस्टोरेशन के लिए बनाया जा सकता है। और ये भी एक सुंदर सी पिक्चर मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाई गई कि पानी को रिस्टोर करने के लिए किस वहाँ पर पत्थर साइड से लगा दिए गए, प्लांटिंग भी की गई है ताकि ज्यादा पानी पर मिट्टी का कटाव भी ना हो, ठीक है, और पानी आपका स्वच्छ भी रहता रहे आपका। इन चीजों का विशेष सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन रिवर रिस्टोरेशन की मैं बात करूं तो सोशल कल्चर का मतलब तो मनुष्य लोग नदियों के आसपास रहते हैं, उनका नदी क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिस्टोरेशन करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है आपका, उसकी मैं भी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। तो रिवर रिस्टोरेशन जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ये है, ठीक है, कि जो आपकी जो फैक्ट्रियों का जो निकलने वाला जो वाटर है, जो गंदा वाटर होता है आपका, कोशिश ये करें कि पहले से फिल्टर करें आप, ठीक है। यदि फिल्टर नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसे डिस्पोज कर पा रहे हैं आप, तो उससे क्या होगा, उससे जितना भी पानी होगा वो सब दूषित हो जाएगा, जितने भी जीव जंतु उनका अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में आता चला जाएगा। तो आने वाले समय के लिए जो पानी होगा या आगे चलकर जो लोग उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, वे लोग भी इससे बीमार पड़ जाएंगे। तो रिवर रिस्टोरेशन में ये होना चाहिए आपका, ठीक है, कि जो आपके रिवर है उसमें जो भी नेगेटिव एक्टिविटीज की जा रही हैं, चाहे आपका इंडस्ट्री का पानी उसमें छोड़ा जा रहा हो, उसके प्रभाव को धीरे धीरे खत्म किया जाए, ताकि सभी लोगों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए एक स्वच्छ जो पानी होता है इस्तेमाल करने के लिए मिल सके। और इसमें परसेप्शन वैल्यूज की भी मैं आपसे बात करूं तो परसेप्शन एंड वैल्यूज का मतलब ये हुआ क्या कि जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं रिवर रिस्टोरेशन करने के लिए, जो मछली पालन किया गया है आपका, ठीक है, उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट, ठीक है, जो पालन करने वाले थे उनको मिल रहा है आपका। यदि सोशल डायनामिक्स की बात करूं तो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है, तो रिवर रिस्टोर करने से, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी भी, कि जैसे गंगा जो है गंगा को एक गंगा माँ का भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो वहां पर उसके आसपास मंदिर तीर्थ स्थान भी बनाए गए हैं जहाँ पर लोग भ्रमण करते रहते हैं, पूजा अर्चना करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक रिवर रिस्टोरेशन करने से क्या होता है कि इसकी सुंदरता बढ़ी है और वहां आने जाने की संख्या बढ़ी, जिसके कारण गवर्नमेंट को भी फायदा फाइनेंशियली हुआ है, और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको भी एक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इकोनॉमिक की बात करूं तो जैसे कि मैंने कि जितने भी रिवर हैं, ठीक है, तो उसमें मछली पालन भी किया जा रहा है, उससे टूरिज्म भी मिल रहा है। मतलब आपने देखा कि नाव चलाने से, गंगा में जो लोग नाव चलाते हैं तो उन्हें एक रोजगार के जो अवसर मिले हैं, ठीक है। और जैसे कि जो मंदिर बनाए गए हैं उनकी भी भव्यता सुंदरता दोनों ही बढ़ी हैं आपकी। जैसे आगरा में ताजमहल है। और यदि मैं आपसे इसकी बात करूं एनवायरमेंटल जस्टिस की, तो यदि रिवर आपकी सही है, स्वच्छ है, तो उससे एक पॉजिटिव एनवायरमेंट वहाँ पर क्रिएट हुआ है, जिसके कारण जो रहने वाले जीव जंतुओं का जो स्थान है, जो हैबिटेट्स हैं, ठीक है, उनकी संख्या में इजाफा हुआ, ठीक है। उनकी जो जातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है ताकि एनवायरमेंट को बैलेंस किया जा सके। एक डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है कि किस प्रकार जो आपकी रिवर है, ठीक है, वो आप एनवायरमेंट से किस प्रकार कनेक्टेड होते हैं और क्या उसका वहाँ पे effect आप लोग को देखने को मिलता है। यदि मैं इथिक्स की बात करूं, इथिक्स का मतलब होता है कि जो नैतिकता होती है, नैतिक शास्त्र जो होता है आपका, तो रिवर स्टोरी में क्या क्या चीजें
वहां पर आपको देखने को मिल सके क्या क्या आपके नैतिक दायित्व आपके हो सकते हैं, जो आप रिवर रिस्टोरेशन करने में अपना पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। तो आपको एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए सोशल तरीके से या इकोनॉमिक के आधार पर या कल्चर के आधार पर अपना वहां पर एक योगदान आप दे सकते हैं रिवर किसी भी नदी के पुनः उद्धार में। ठीक है। और उससे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ठीक है, कोशिश करें कि ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो हमारी नदियां हैं वो किसी भी प्रकार से दूषित ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी हमें वहां पर नेगेटिव रिजल्ट देखने को ना मिले। यदि इसके महत्वपूर्ण यदि बिंदुओं की चर्चा करूं आपसे, तो बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इकोलॉजिकल जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, इको मतलब क्या कि जो नदियां हैं, ठीक है, तो उसमें इस प्रकार का भी ध्यान रखा जाता है कि जो रिस्टोरेशन किया गया है, ठीक है, जैसे सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट है या चैनल को एक चैनल से दूसरे चैनल को कनेक्ट किया गया है, ठीक है, जो फ्लड प्लेन को चैनल के माध्यम से रिवर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, एक प्रॉपर वो डिजाइन में आपका होना चाहिए और कोई भी वहां पर डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए आपका। यदि मैं ह्यूमन नीड्स की बात करूं, तो यदि आपका पानी रिवर का स्वच्छ है, पीने योग्य है, तो वो मनुष्य की जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकता है। वो चाहे इंडस्ट्री के लिए यूज करें, एग्रीकल्चर के लिए यूज करें या पीने के लिए यूज करें, उसमें किसी भी प्रकार नहीं होगा आपको। यदि मैं आपसे बात करूं इंक्लूसिविटी एंड पावर शेयरिंग की, ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है आपका, तो वो होता है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। यदि रेस्पेक्ट फॉर इंडिजिनस नॉलेज की यदि मैं आपसे बात करूं, तो इसमें जो इकोसिस्टम होता है, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, उसमें बैलेंस बनाते हैं और बैलेंस बनाने के लिए जो वहाँ के आसपास की जो पब्लिक होती है उसे वहाँ की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, उन्हें नदियों को कैसे साफ स्वच्छ रख सके इसके लिए वहां पर लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार का वेस्ट फैलाना, किस प्रकार की वहां पर बीमारी जन्म ले सकती है, ठीक है, किस प्रकार को उसको स्वच्छ किया जा सकता है, किस प्रकार से उसके जो नदी किनारे ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करके उसको सेव किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की यदि मैं आपसे बात करूं, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि लंबे समय तक उसको किस प्रकार से जो नदियां हैं उसको कैसे मेंटेनेंस किया जा सकता है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो ये सब चीज होती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म को चलाने के लिए। तो जैसे आप लोग इस स्क्रीन पर देख पाए 2010 का व्यू जारी है आपका। 2015 में जब रिस्टोरेशन किया गया उस समय क्या हुआ, ये 2020 में था तब हुआ, और 2007 तक करते करते तो अब इसका जो व्यूज है वो कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा है आपको। इस रिवर स्टेशन के व्यूज हैं। यदि मैं केस स्टडीज की यदि आप प्रोजेक्ट बनाए गए हैं तो अलग कंट्री में, अपने कंट्री में काफी आपको चीजें देखने को मिलती है। तो जैसे आपका डेनमार्क है, तो डेनमार्क में एक नदी है केजन नाम से रिवर है। इसमें पानी को की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये अभियान चला गया था। नीदरलैंड में यदि बात करें तो डोमर नोमल नाम के जो रिवर है, पानी की क्वालिटी को स्वच्छ करने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया गया था। इसको भी एक डायग्राम हम समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर मेंशन किया है। नर्मदा रजिस्ट्रेशन जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया में चलाया गया था गवर्नमेंट के माध्यम से। तो ये आपका जो माहेश्वर और ओमकारेश्वर के बीच में जो नदी गई है, नर्मदा नदी, उसकी नदी के पानी की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए यह अभियान चला गया था। तरुण भारत संघ, जिसको संजीव TBS के नाम से भी जाना जाता है, इस अभियान को जो पानी की
क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, और जितना बारिश का जो पानी होता है, ठीक है, उसका उसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए ये अभियान आपका चला गया था। ये नॉन गवर्नमेंटल अभियान था आपका। यमुना रिवर रिस्टोरेशन, तो यमुना रिवर रिस्टोरेशन का मतलब यही है कि पानी की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो भारत सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है कि पानी यदि स्वच्छ होगा तो जितने भी जीव जंतु उसमें रहने वाले होंगे उनका भी अस्तित्व उसमें बना रहे। खाम रिवर रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये जो अभियान था, ये महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद है आपका, तो वहाँ पे एक नदी पड़ती है, इसको बोलते हैं खाम रिवर, ठीक है। तो उसकी पानी की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पानी समय काफी गंदा हो चुका था, तो वहाँ पर रिवर रिस्टोरेशन कराने के लिए इस अभियान को चला गया था। नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि आपने भी पढ़ा होगा, इसमें ये जो गंगा है, ठीक है, इसको साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए आपने देखा होगा, गंगा इंडस्ट्रियलाइजेशन क्षेत्र होने के कारण ज्यादा दूषित होती जा रही है, तो उसको पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये एक प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। गंगा रिवर डॉल्फिन रिबाउंड, ये प्रोग्राम आपका जितने भी, ठीक है ना, डॉल्फिन थी उनको बचाने के लिए अभियान चला गया था, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। कारण क्या कि पानी जो है गंदा हो जा रहा है। तो ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बताए हैं, तो आप इन्हें यदि बेसिकली इनके बारे में एक बार इनके नाम से पढ़कर समझने की आप कोशिश करेंगे, तो आप थोड़ी ही समय में अपनी पूरी यूनिट को आप रिवाइज कर पाओगे। थैंक यू एवरीवन।